नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा कांग्रेस के ग्रामीण जिलाध्यक्ष तथा जिला बैंक के पूर्व अध्यक्ष बबलू उर्फ अनिरुद्ध सुभानराव देशमुख तथा पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप की पत्नी व बैंक की निवर्तमान अध्यक्षा उत्तरा जगताप के नाम समन्स जारी किया गया है। परसों 15 सितंबर को जारी किए गए इस समन्स में उत्तरा जगताप को 20 सितंबर व बबलू देशमुख को 23 सितंबर को ईडी के समक्ष पूछताछ हेतु उपस्थित रहने हेतु कहा गया है। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर अमितेश मलिक द्वारा यह नोटिस धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधान अंतर्गत जारी किया गया है, जिसमें बबलू देशमुख व उत्तरा जगताप को आवश्यक दस्तावेजों के साथ मुंबई स्थित ईडी कार्यालय में उपस्थित रहने हेतु कहा गया है। आगामी 4 अक्टूबर को होने जा रहे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के चुनाव में SC/ST संवर्ग से नामांकन दाखिल करने वाले पूर्व विधायक राजकुमार पटेल तथा महिला संवर्ग से नामांकन दाखिल करने वाली जयश्री देशमुख के नामांकन पत्रों को चुनाव निर्णय अधिकारी द्वारा अपात्र साबित किया गया था, जिसके बाद की गई अपील में विभागीय सह निबंधक द्वारा इन दोनों के नामांकन पत्रों को ग्राह्य माना गया है। ऐसे में अब राजकुमार पटेल व जयश्री देशमुख के जिला बैंक का चुनाव लड़ने का रास्ता खुल गया है। राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ईडी व सीबीआई के बाद अब आयकर विभाग के निशाने पर आ गए हैं। आयकर विभाग ने अनिल देशमुख के काटोल स्थित घर के साथ ही नागपुर जिले में उनसे संबंधित 6 स्थानों पर छापे डाले हैं। शुक्रवार की सुबह बड़ी संख्या में आयकर विभाग के अधिकारी व कर्मचारी काटोल स्थित अनिल देशमुख के घर पहुंचे। इसके साथ ही उनके होटल व अन्य स्थानों पर आयकर विभाग द्वारा छापे मारकर पड़ताल शुरू की गई है। पता चला है कि इस कार्रवाई में शामिल आयकर विभाग के अधिकारी व कर्मचारी नागपुर के नहीं है बल्कि कहीं बाहर से आए हैं। साथ ही देशमुख के 3 भागीदारों में शामिल रहने वाले कादरी व भटेवर नामक 2 लोगों की भी आयकर विभाग द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। अमरावती महानगर पालिका की शुक्रवार 17 सितंबर को आयोजित आम सभा भी पिछली आम सभाओं की तरह हंगामे की भेंट चढ़ गई और आम सभा के दौरान मचे हंगामे के बीच इसे स्थगित कर देना पड़ा। आम सभा की शुरुआत में प्राथमिक कार्रवाई के बाद जैसे ही प्रश्नोत्तर काल निपटा और प्रशासन की ओर से मनपा क्षेत्र अंतर्गत स्थित मनपा की मिल्कियत वाले व्यापारिक संकुलों के किराया वृद्धि व लीज करार के नूतनीकरण का विषय आया तो सत्ता पक्ष ने इसे मान्यता देने के साथ ही अगले मार्गदर्शन हेतु सरकार के पास प्रस्ताव भेजने की बात कही। वहीं विपक्ष इस विषय पर चर्चा करने के साथ ही इसे आम सभा में ही मंजूरी दिए जाने की मांग करने लगा। सगळी माहिती तुमच्या कक्षामध्ये बोलवा आणि दुसऱ्या विषयावर चर्चा करा। एखाद्या विषयाला की या संदर्भातले सगळे कागदपत्र घेऊन जो चुकीचा असेल त्याच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करा। इस विषय को लेकर सत्ता पक्ष व विपक्षी गुट नेताओं व पार्षदों के बीच काफी गर्मागर्म बहस हुई और सदन में हंगामा शुरू हो गया। इसी हंगामे के बीच पीठासीन सभापति महापौर चेतन गावंडे ने इस विषय को मान्यता देने के साथ ही प्रस्ताव को अगले मार्गदर्शन हेतु सरकार के पास भेजे जाने को मंजूरी देते हुए आम सभा को स्थगित करने की घोषणा की। वहीं हंगामे से पहले आम सभा के प्रारंभ में पार्षद राजेश साहू पड्डा ने मौजे तारखेड़ा अंतर्गत सर्वे क्रमांक 51/2 में 0.40 हेक्टेयर आर जमीन पर बनाए गए लेआउट का मामला उठाते हुए कहा कि हकीकत में यह जमीन सरकारी मिल्कियत है। इसके बावजूद इस जमीन पर लेआउट बनाकर बेचा गया है। ऐसे में सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे को लेकर मनपा प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की गई, इस मामले पर चर्चा होने के साथ ही मनपा प्रशासन द्वारा मामले की जाँच हेतु आदेश जारी किए गए। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम की स्मृति में औरंगाबाद शहर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हिस्सा लिया। औरंगाबाद जिला परिषद के उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा दिए गए भाषण के अनेकों राजनीतिक अर्थ निकाले जा रहे हैं और संभावना जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक बार फिर साथ आ सकते हैं। इस इमारत के उद्घाटन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे व केंद्रीय राज्य मंत्री भागवत कराड़ भी उपस्थित थे, जिनकी ओर देखते हुए अपने संबोधन के प्रारंभ में सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि व्यासपीठ पर उपस्थित मेरे मौजूदा व पूर्व तथा
यदि दोबारा साथ आए तो भावी सहयोगी। इस एक वाक्य को लेकर कई राजनीतिक अर्थ निकाले जा रहे हैं और इसे लेकर जबरदस्त चर्चा भी चल रही है, जिसके तहत यह कयास निकाला जा रहा है कि कहीं सीएम उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर भाजपा व शिवसेना के एकजुट होने का संकेत तो नहीं दिया है। राज्य के नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक यदि पेट्रोल व डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो दोनों ही पेट्रोलियम पदार्थों की प्रति लीटर दरें 20 से 25 रुपए तक कम हो सकती हैं। किंतु पेट्रोलियम दर वृद्धि का विरोध कर रही कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस द्वारा पेट्रोल व डीजल को जीएसटी के दायरे में लाए जाने का विरोध किया जा रहा है, जिसकी वजह से कांग्रेस व राकापा का असली चेहरा व दोहरी भूमिका सबके सामने आ गए हैं। बडनेरा के निकट चल रहे रेलवे वैगन कारखाने के निर्माण कार्य का सांसद नवनीत राणा द्वारा शुक्रवार की सुबह मुआयना किया गया। इस रेलवे वैगन कारखाने का काम पूरा करने के लिए कोविड संक्रमण काल के दौरान सांसद नवनीत राणा ने 80 करोड़ रुपए की निधि मंजूर करवाई थी। इस मुआयने के तहत सांसद नवनीत राणा ने कहा कि इस कारखाने के शेष बचे सभी कार्य किसी भी हालत में फरवरी 2022 तक पूर्ण हो जाने चाहिए, अन्यथा ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करते हुए उससे जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही सांसद नवनीत राणा ने यह इच्छा भी जताई कि इस वैगन कारखाने का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की महिला अघाड़ी द्वारा स्थानीय अंबा देवी मंदिर में महाआरती का आयोजन किया गया और विधि विधान पूर्वक अंबा माता की पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी गई। या वाढदिवसाच्या निमित्ताने अमरावती शहर जिल्हा भारतीय जनता पार्टीच्या तर्फे विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेले आहेत। खास आम्ही 2 ऑक्टोबरपर्यंत गांधी जयंतीपर्यंत आणि 25 सप्टेंबर दीनदयालजी उपाध्याय यांची जयंती असा पूर्ण आज 17 सप्टेंबरपासून 25 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर असा पूर्ण हा सेवा समर्पण सप्ताह म्हणून भारतीय जनता पार्टीतर्फे संपूर्ण देशभर साजरा होणार आहे आणि आम्ही अमरावती शहरात सुद्धा विविध कार्यक्रम या दरम्यान घेणार आहोत आणि जे गरीब आहेत, होतकरू आहेत, झोपडपट्टीत राहणारे आहेत, महिला आहेत, त्यांच्यासाठी विविध कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे। याच्यामध्ये आरोग्य शिबिरापासून तर असे विविध कार्यक्रम आहेत। देशाचे लाडके पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांचा आज वाढदिवस आहे। त्यांना निरोगी आणि उदंड आयुष्य प्रदान हो, निरोगी आयुष्य प्रदान हो याच आता महिला मोर्चाच्या वतीने भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चाच्या वतीने इथे महाआरतीचं आयोजन केलं गेलं आहे। त्याचप्रमाणे जे गरीब काही गरजू लोक आहेत त्यांना फळ वाटप, बिस्किट वाटपचा सुद्धा कार्यक्रम केलेला आहे। आज 17 तारखेपासून तर 2 ऑक्टोबरपर्यंत हा सेवा सप्ताह आमचा सुरू राहणार आहे। या दरम्यान ज्या गरजूंना काही वस्तू लागत असेल तर त्यासुद्धा आम्ही दान करणार आहे। आज मी तुम्हाला सांगू इच्छिते की ज्या महिलेला कोणाला ऐकायला येत नाही अशी कानाची मशीन आम्ही एका महिलेला दान करत आहे। त्या महिलेचं नाव आहे सौ काकड। त्या महिलांना आम्ही ती मशीन एक महिला मोर्चाच्या वतीने आज मोदीजींच्या वाढदिवसानिमित्ताने दान करणार आहे। पुनश्च मी मोदीजींना दीर्घायुष्य लाभो अशी अंबादेवीच्या चरणी प्रार्थना करते आणि मोदीजींना वाढदिवसाच्या कोटी कोटी शुभेच्छा देते। सुश्राविका स्वर्गीय सुशीला जवाहर गांग के प्रथम पुण्य स्मरण दिवस के उपलक्ष्य में श्री वर्धमान श्वेतांबर जैन संघ बडनेरा निवासी आनंद परिवार तथा रेडियंट सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की गई। इस शिविर को बेहतरीन प्रतिसाद मिला। जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष व जिला परिषद अध्यक्ष बबलू देशमुख व युवक कांग्रेस अध्यक्ष सत्यजीत कामले के मार्गदर्शन में शुक्रवार को युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पंकज मोरे के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस बेरोजगार दिवस के तौर पर मनाया गया और पकौड़े बेचो आंदोलन किया गया। जिले के सबसे बड़े जल प्रकल्प अपर वर्धा बांध में इस समय 97.71% जल संग्रहण हो चुका है और जल स्तर 342.36 मीटर तक पहुंच गया है। साथ ही बांध में वर्धा नदी से लगातार पानी की आवक हो रही है, जिसके मद्देनजर बांध के 3 दरवाजों को 65 सेंटीमीटर तक खुला रखते हुए प्रति सेकंड 316 घन मीटर पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। प्रशिक्षण पूरा कर चुके चालक व वाहक का प्रशिक्षण पूरा कर चुके उम्मीदवारों को राज्य परिवहन निगम में नियुक्ति दिए जाने की मांग को लेकर प्रहार जनशक्ति पार्टी की ओर से संबंधित प्रत्याशियों द्वारा बेमियादी अन्नत्याग आंदोलन 3 दिन पहले शुरू किया गया। विगत 3 दिनों के दौरान प्रशासन की ओर से आंदोलनकारियों द्वारा की जा रही हड़ताल की कोई दखल नहीं ली गई। वहीं भूखे प्यासे हड़ताल पर डटे रहने वाले 2 अनशनकर्ताओं की तबियत बिगड़ गई है। इरविन अस्पताल की टीम जब 2 अनशनकारियों का इलाज करने हेतु अनशन स्थल पर पहुंची तो अनशनकारियों ने अपना इलाज कराने से इनकार कर दिया और न्याय मिलने तक अनशन जारी रखने का फैसला किया। राज्य सरकार के निर्णयानुसार अमरावती महानगरपालिका में आरक्षित रखी गई 5% दिव्यांग कल्याण निधि के जरिए अमरावती शहर के दिव्यांगों हेतु विविध योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके तहत अमरावती शहर के अस्थिव्यंग दिव्यांगों हेतु 100 बैटरी चलित ट्राइसिकल वाहन वितरित किए जाएंगे। इस हेतु संबंधितों को मनपा के समाज विकास विभाग अंतर्गत दिव्यांग कल्याण कक्ष में आवश्यक दस्तावेजों के साथ 24 सितम्बर तक आवेदन प्रस्तुत करने होंगे।
आज अमरावती जिले में केवल एक व्यक्ति कोविड संक्रमित मरीज पाया गया। वहीं जिले में कोविड संक्रमण के चलते एक बार फिर किसी की मौत नहीं हुई। इस समय जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 14 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 8 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 6 मरीजों का समावेश है। साथ ही 2 मरीजों का कोविड अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके अलावा मनपा क्षेत्र में 7 व ग्रामीण क्षेत्र में 5 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 576 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से 0.17% लोगों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.33% है। शुक्रवार को समूचे संभाग में 7 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें यवतमाल के 3, बुल्ढाना के 2 तथा वाशिम के 1 मरीज का समावेश रहा। इसके अलावा शुक्रवार को संभाग में 6 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 1, यवतमाल के 1, बुल्ढाना के 2 तथा वाशिम के 2 नागरिक शामिल हैं। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान संभाग के अकोला जिले में 2 कोविड संक्रमितों की मौत हुई है। जिले में जारी कोविड प्रतिबंधात्मक टीकाकरण अभियान के तहत गत रोज जिले के 76 टीकाकरण केंद्रों पर कुल 10,276 लोगों ने कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन लगवाई। इसमें से 5,934 ने पहला तथा 4,342 ने दूसरा प्रतिबंधात्मक डोज लगवाया। अमरावती जिले में अब तक 12,85,423 डोज लगाए जा चुके हैं, जिसके तहत 9,22,039 ने पहला व 3,63,384 ने पहले डोज के बाद दूसरा डोज लगवा लिया है। वहीं संभाग के 5 जिलों में गत रोज 478 टीकाकरण केंद्रों पर 48,904 लोगों ने कोविड वैक्सीन का टीका लगवाया, जिसमें 30,036 ने पहला व 18,868 ने दूसरा डोज लगवाया है। संभाग के 5 जिलों में अब तक 50,47,664 प्रतिबंधात्मक डोज लगाए जा चुके हैं। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले वडाली परिसर निवासी विजय मोरकर नामक 32 वर्षीय व्यक्ति की शुक्रवार की दोपहर वडाली तालाब के पास बने टाके में गिरने की वजह से मौत हो गई। वडाली क्षेत्र में निजी इलेक्ट्रीशियन का काम करने वाला विजय मोरकर आज दोपहर वडाली तालाब पर तैरने के लिए गया था और वह काफी अच्छा तैराक भी था, किंतु तालाब की दीवार पर चढ़कर जैसे ही विजय ने तालाब में छलांग लगाने की कोशिश की, तभी उसका पैर अचानक फिसल गया और वह पत्थर से बने टाके में जा गिरा, जिससे उसके सिर पर चोट आई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। गुरुवार को चांदूर बाजार तहसील अंतर्गत शिरजगांव बंड गांव का निवासी एक परिवार अपर वर्धा बांध में घूमने फिरने के लिहाज से पहुंचा था। इस समय अपर वर्धा बांध के दरवाजों से जल निकासी की जा रही है। ऐसे में पानी का लुत्फ उठाते समय वर्धा की दिशा में जाने वाले पुल पर सेल्फी लेने का प्रयास करते समय प्रफुल्ल अशोक वाकुड़े नामक युवक नदी पात्र में गिरकर बह गया, जिसकी रेस्क्यू टीम द्वारा युद्ध स्तर पर तलाश की जा रही है। नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत डॉक्टर रहने वाली विवाहिता की शिकायत पर पुलिस ने रिजवान खान, रियासत खान पटेल तथा 3 महिलाओं के खिलाफ वैवाहिक प्रताड़ना का मामला दर्ज किया है। सभी आरोपी मंगरूलपीर गांव के निवासी बताए जाते हैं। शिकायत में कहा गया है कि प्रैक्टिस करने के लिए जबरदस्ती करते हुए ससुरालियों द्वारा डॉक्टर महिला का जीना मुश्किल कर दिया गया था। साथ ही डॉक्टरी के पेशे से मिलने वाली रकम सहित ससुराल के सदस्यों ने शादी में दिए गए आभूषण व भेंट वस्तुएं भी छीन ली थी। तारखेड़ा में रहने वाले 40 वर्षीय इरशाद अहमद खान को डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने के नाम पर 40,000 रुपये से ठगे जाने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर साइबर पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना अंतर्गत गुरुवार की रात हाथ में चाकू लेकर घूम रहे युवक को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया, जिसका नाम खुशहाल तायडे बताया गया है। उसे वर्ष 2020 में पुलिस उपायुक्त के निर्देश पर तड़ीपार किया गया था। विगत 12 सितंबर को नागपुर औरंगाबाद राष्ट्रीय महामार्ग के पांगरीकुटे गांव के नजदीक बंदूक से गोली मारकर 32 वर्षीय युवक की हत्या किए जाने का मामला सामने आया था। इस मामले में मालेगांव पुलिस ने कड़ाई के साथ छानबीन करते हुए महज 12 घंटे के भीतर मृतक की शिनाख्त की थी। मृतक की शिनाख्त नागपुर के 3 स्टार हाउसिंग सोसाइटी परिसर में रहने वाले माधव यशवंत पवार के तौर पर हुई थी। वहीं नागपुर व वाशिम पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए माधव पवार की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। अकोला पुलिस की स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने शहर में चल रहे अवैध गौवंश तस्करी पर नकेल कसने के लिए कार्रवाई करनी शुरू की है और शहर के अलग अलग हिस्सों में कार्रवाई करते हुए बड़े पैमाने पर गौवंश को जीवनदान दिया है। पुलिस ने इस दौरान 56 गौवंश जानवरों को छुड़ाकर गौरक्षण में भिजवाया है। मुर्दियापुर के सर्पमित्र संजय दीड की सड़क हादसे में मौत हो गई। यह सड़क हादसा कारंजा से मानोरा मार्ग पर घटित हुआ, जब संजय दीड अपनी पत्नी विद्या दीड व बेटे पार्थ दीड के साथ दुपहिया पर सवार होकर मानोरा से कारंजा की ओर जा रहे थे, तभी विपरीत दिशा से आ रही दुपहिया के साथ उनके वाहन की भिड़ंत हो गई थी। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।